start. Hello everyone. Today I am going to start a problem on NEET that was asked in 2025 paper recently. It was question number first. Okay. So basically this time pattern was hard, you can say. So let's start with this problem. Okay. It is hard, that we all know. The paper was hard, but the thing is, listen, we are born with two things. One is existence and one is opportunity. अगर आप existence में ही रहोगे तो फिर आप वैसे ही क्वेश्चन देखोगे कि बस ऑप्शन टिक किया, ऑप्शन रट लिया और टिक करके चले आए, तो वो कोई सेंस नहीं बनाएगा एग्जाम में. और फ्यूचर में आगे चल के एनटीए आपको अब स्ट्रॉन्ग पैटर्न ही मिलने वाला है. मुझे पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो पेपर देने के बाद डिमोरलाइज हो गए, और कुछ लोगों ने अपने ईगो में एक क्वेश्चन को ले लिया तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते फिर टाइम निकल गया. क्वेश्चन वाज हार्ड, आई नो, बट स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि क्या ट्राई करते जाओ, कैसे भी करके 40 क्वेश्चन करने हैं. तुक्के मार के चले आए आप लोग. कोई सेंस बना इसका? नहीं बनेगा. चलिए, जो भी प्रॉब्लम करें हैप्पी माइंड के साथ करें, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. फिजिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड. आप कनेक्ट कर सकते हो चीजें, इसमें रटने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. ओके, so in this question it was given that a parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at constant rate with time. अब उसकी वजह से पूछ रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा हमारा. इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो मैंने नहीं लिखे अभी. पहले डिस्कशन करते हैं क्या है, बात करते हैं पहले गिवन डाटा की. गिवन में क्या है कंडीशन, यहाँ पे गिवन क्या है आपका, इसमें सर्कुलर कैपेसिटर प्लेट्स, और क्या दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड जो अराइज होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका वेरिएशन पूछा है. इसका वेरिएशन किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. अब तो पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए. इतनी चीज आपको समझ में आ गई. अब चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है कि सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में. ठीक है, इसमें तीन चीजें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है, जिनको बोलते हैं चार्ज डेंसिटीज. अब पहला आता है लीनियर डेंसिटी, वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, Q by L. अगर हम सरफेस की बात करें तो क्या आ जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, वो क्या है, ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी.
ओके, और ये है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, एंड वन मोर इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कह सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। मैं सारा बेसिक कवर कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, और बेसिकली मैं पेन टैब से भी बता सकता था, बट एक इंटरेक्शन होना हमारा जरूरी था आप लोगों के साथ, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुई। तो इन्होंने इसमें क्या पूछा है, ये, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो आगे प्रोसीड करेंगे। हमें चाहिए क्या, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन चाहिए, और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आएगा अब आगे, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं बेसिक्स की, बेसिक्स की बात करें तो आपने कैपेसिटेंस चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये कैपेसिटर प्लेट्स, अगर इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, क्लियर, यहां से V वोल्टेज बैटरी दे दी, और यहाँ पे हमने प्लस 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 प्लस, यहाँ माइनस 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 माइनस, ठीक है। ओके, नाउ हम ये जानते हैं इसी चैप्टर का एक और चीज, कि अगर हमारी क्या हो गई, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, मान लेते हैं चार्ज शीट है, ओके, ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना बेटा, वो होती है बेटा, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद किए बगैर आप कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। नाउ अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां से कहां होता है, प्लस प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट वी ऑल नो फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है, अगर इतना नहीं क्लियर है आपका तो फिर बेटा यू हैव टू वर्क आउट। नाउ हैप्पी माइंड से पढ़िए बस, और क्या, एंजॉय करिए, मूवीज भी देखा करिए, बहुत जरूरी होता है। ओके, मैं प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 बात करते हैं, ये हो गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, इस चार्ज प्लेट की वजह से, क्योंकि ये प्लेट क्या है बेटा, एक सरफेस है, इसीलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का आ रहा है। ये सिग्मा क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि प्लेट्स हमारी सरफेस की तरह काम करेंगी। नाउ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कर लें तो E2 हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इन केस ऑफ कैपेसिटर, दैट इज E net is equals to E1 plus E2 is equals to sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught give rise to, ओके। सो E क्या है आपका, कैपेसिटर के बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हो सकता है इतना क्लियर हो गया हो, नहीं क्लियर हो तो आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैं अब रब करूंगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है अब, या स्नैपशॉट आप लिख के इसको दोबारा लिख सकते हैं, ओके।
अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चीज पे। हमने ये पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको कुछ और भी चीजें क्लियर होंगी, दैट वुड बी एम्पियर्स लॉ। पहले बात करते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ भी पता होगा आपको। बायो-सेवर्ट में क्या होता है? बायो-सेवर्ट लॉ, ये आपका एक चार्ज करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इससे r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो B होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा करंट जब फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, क्लियर। अब इसमें एम्पियर्स लॉ ने भाई साहब ने क्या कहा? ये भाई साहब ने बोला कि अगर आपका चार्ज कहीं करंट मूव कर रहा है, मूविंग चार्जेस इज आल्सो कॉल्ड एज करंट, सो डोंट वरी अबाउट इट कि हाँ ये चार्ज की बार बार मैं चार्ज की बात करे दे रहा हूं आप लोगों से। तो चलिए आप देखते हैं, इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, मैं इसके अराउंड इसको एक क्लोज लूप में कवर कर दूं, ये एक क्लोज लूप माना मैंने, ठीक है। अब इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये दे दिया लाइन इंटीग्रल, ठीक है, इस पेरिफेरी के अराउंड का ये इंटीग्रल किसका? मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू व्हाट? आई एनक्लोज्ड, जितना इस के लूप के अंदर जो करंट आ रहा है, दिस वाज एम्पियर्स लॉ, ठीक है। इससे निकालते क्या है? बेसिकली यूज फॉर फाइंडिंग बी। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। अब इतना क्लियर है? ये बेटा बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है, इस पर बेस्ड नीट में क्वेश्चन बहुत पहले बहुत पूछे जा चुके हैं। लूप दे दिया, उसके अंदर करंट कोई इनवर्ड है कोई आउटवर्ड है, तो प्लस माइनस एज्यूम करना रहता है। वो इन द फ्यूचर अगर आप जब रिवीजन मोड पे आएंगे तो करेंगे, बाकी अभी के लिए तो क्वेश्चन पेपर का एक डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए फिर एम्पियर्स लॉ के बारे में। अब एम्पियर्स लॉ में ये चीज आपको क्लियर हो गई बेटा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट वेक्टर लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। म्यू नॉट क्या होता है बेटा? म्यू नॉट होता है आपका 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। ये होती है, इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब यहां से बेटा ट्विस्ट स्टार्ट चालू होने वाला है। इसके बाद में देखो इन लोगों ने कहां से इसका स्टैंडर्ड कैसे चेंज किया। देखो अब इन्होंने ये बोला, इस क्वेश्चन में क्या है, हमने इसको जरा मैं ऐसा बना लेता हूं। मान लो कि ये एक आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अगर एक लूप बना लूं, ठीक है, ये मैंने एक लूप बनाया, ठीक। अब एक करंट इस लूप के अंदर आ रहा है, तो इसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हर जगह पे इंड्यूस होगी। यहाँ पे अगर हम P पॉइंट ले लें, इसको P पॉइंट अज्यूम कर लें, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ, वो तो हमें पता ही है। वो किससे निकल जाएगी? एम्पियर्स लॉ से। लेकिन अब आगे क्या है बेटा?
अब यहाँ से ट्विस्ट है बेटा, यहाँ से ट्विस्ट है। अब यहाँ से ट्विस्ट देखिए आप, प्लेट्स बनाते हैं सर्कुलर प्लेट्स। उतनी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट ट्राई करेंगे, बन जाए बेटा। ठीक है, ये आपका करंट आया इस प्लेट पे। फिर उसके बाद एक बना देते हैं दूसरी प्लेट। ठीक है, सो अब आगे क्या करते हैं, इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब ये एंड कनेक्ट कर दिया, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज दे दिया। अब एम्पियर्स लॉ ने बोला कि लूप के अंदर की ही बात कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट कौन लेके आया, आगे मैं बताता हूं। जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लेके आए, हमारे मैक्सवेल भाई साहब, मैक्सवेल भाई साहब लेके आए। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर, यहाँ कोई क्लोज लूप में करंट ही नहीं है। जब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जब करंट ही नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। ये एम्पियर लॉ बोलता है कि एम्पियर ने कहा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। लेकिन मैक्सवेल भाई साहब ने कहा नहीं। मैक्सवेल भाई साहब ने बताया कि एक्सपेरिमेंटली आपका बिटवीन द प्लेट्स क्या हो रहा है, आपका जो कंपास होता है ना, कंपास निडल डिफ्लेक्शन हुआ, कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे आने के बाद। ये क्रिटिकल चीज है, यहाँ कोई भी वायर नहीं है, कैपेसिटर प्लेट्स हैं, सर्कुलर है, कोई भी नहीं। यहाँ पे क्या है, कंपास का डिफ्लेक्शन नोटिस हुआ, मैक्सवेल ने कहा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब ये चीज समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे ये चीज डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उसकी बात करते हैं, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लें, है ना। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। मैं अब मैक्सवेल के क्या क्या उसने दिमाग लगाया वो आगे की बात करते हैं। चलो ओके, मैक्सवेल ने कहा भाई समथिंग मिसिंग है, भाई समथिंग मिसिंग है आपके एम्पियर्स लॉ में। एम्पियर लॉ में मिसिंग है कुछ। आ रहा है समझ में। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या। देखो बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेस नहीं लेने का बच्चों, स्ट्रेस लेने का नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा हो सकती है, सोचिए सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड
भाई चार्ज की वजह से, चार्ज की वजह से होती है, Q हो गया या फिर माइनस Q, इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, माइनस चार्ज है तो माइनस KQ बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। ये तो ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि भाई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम, आपका क्या है, EMI में पढ़ा है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किचन में यूज होता है आपका इंडक्शन कुकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है। आ रहा है यहाँ तक? आप देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अब इसको बेटा अगर हम बोले मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे बेसिक चैप्टर स्टार्ट होता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसको MCAM भी बोलते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज का मतलब क्या हो गया, करंट। आई की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई, ये हम कह सकते हैं। तो अब इनका ऑब्जर्वेशन जो था वो यहाँ पे आ रहा है बेटा। ये तो इन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि d∅dy अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हमारा क्या इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी। induce gets induced, या फिर कह सकते हो प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, वापस देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, यानी इसमें चार्ज इंक्रीज किया जा रहा है। जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, चेंज होगा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। जब चार्ज कर रहे हैं आपको, इसको प्लस मान लीजिए, प्लस 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 चार्ज है इस पे, इसमें माइनस 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 चार्ज है, तो इनमें क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगी इसके थ्रू। इसके बाद अब देखो बेटा, ये चीज क्लियर हो गई, तो इसके बाद में फिर मैक्सवेल एम्पियर, ये भाई साहब ने बेसिक इक्वेशन दी थी। अब एम्पियर मैक्सवेल रिलेशन देखते हैं हम लोग। इसमें इन्होंने ये बोला कि B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ठीक है, I एनक्लोज्ड प्लस एप्सिलॉन नॉट D ऑफ phi इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय dt, ठीक है। तो इतना तो अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो इतना कौन सा था, एम्पियर्स लॉ। ये कौन सा करेक्शन फैक्टर हो गया, जो मैक्सवेल ने दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, ये करंट है तो ये भी करंट ही आएगा, ये करंट ही है, क्योंकि करंट से करंट ही जुड़ सकता है। तो इस करंट को पहले हम बताता हूं मैं तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट करंट इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे मैं बताता हूं। पहले देखो, इसको उठाते हैं यहां से, पहले आप देख लो इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखो मैं यहां से उठाता हूं एप्सिलॉन नॉट d phi e डिवाइड बाय dt। फाई क्या होता है बेटा,
फाई को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या ई ए कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो सकता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकते हैं, ये एरिया हो गया, ठीक है, विद टाइम है, नीचे टाइम भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे निकाल रहा हूँ, फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, फाई ई डी फाई ई, ये क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, ई ए, तो ई ए को लिख सकते हैं ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और ये टी नीचे का और ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ का, ये कटा, ठीक है, सिग्मा को क्या लिख सकते हो, क्यू बाय ए इंटू ए बाय टी, ए से ए कटा, क्या आया बेटा, क्यू बाय टी, क्या होता है, करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट ही तो होता है, तो ये क्या निकला, करंट ही तो है, ये मैंने इसको यहाँ डिराइव कर दिया बेटा, किसकी यूनिट यही है, तो इसको क्या बोला गया, दिस इज कॉल्ड एज योर डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, आया करंट यहाँ पे, और ये इसको बोला गया कंडक्शन करंट, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, इतना टर्म आपको याद रखना था इस क्वेश्चन के लिए, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और भी एक तरीका और भी था, वो हम इसके बाद बताएंगे, नोट कर लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, चलिए इस डायग्राम को बना रहने देंगे, अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे बस यहाँ पे, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसी होगी, जो कि गिवन ऑप्शन से हमें चूज करना है। चलो ओके, चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कहाँ पहुंच गए थे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो B डॉट DL इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, पहले म्यू नॉट आएगा, ब्रैकेट के बाहर था, इंटू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, ये याद कर लो, दोबारा लिखा है मैंने, इसको याद कर लोगे तो हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या किया जा सकता है, फाई ई, देखो फाई ई क्या होगा, ई इंटू ए, क्लियर है, ई क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है, और ए, अब टाइम के साथ एरिया थोड़े ना चेंज करेगा, और एप्सिलॉन नॉट भी नहीं चेंज करेगा, डी फाई ई डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू डी सिग्मा बाय डी टी, क्लियर है। तो अब इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो म्यू नॉट हो गया, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एप्सिलॉन नॉट ए डी सिग्मा बाय डी टी, एप्सिलॉन नॉट से ए कैंसिल, तो म्यू नॉट ए डी सिग्मा बाय डी टी,
ये आपका कट पिट के ये बना है। ठीक है, अब जो बेटा काम करना है, अब हमें ये चीज नोट करने वाली है कि हमारा ये क्या है, वेरिएशन है चार्ज डेंसिटी का, और ये क्या कांस्टेंट रेट ऑफ विद टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो डी सिग्मा बाय डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और पॉजिटिव है हमारा। ठीक है, ये आपका गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है। तो अब देखो इसमें कैसे क्या करते हैं। पहले हम बात करते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं कि हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पे एक हम लोग स्मॉल आर रेडियस की बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है आपका, रेडियस ऑफ प्लेट। तो इसमें अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आर लेस देन है तो बी इंटू कितना आ जाएगा, डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी सिग्मा बाय डी टी। अब यहां से पाई कैंसिल, आर से एक आर गया, तो बी क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट आर बाय 2 इंटू डी सिग्मा बाय डी टी। ये कहां के लिए आया, इनसाइड, ठीक है ना। तो इनसाइड अगर हम बात करें तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया हमारा, क्योंकि डी सिग्मा बाय डी टी कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो आर जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड चेंज करेगी। अगर हम फॉर सरफेस क्या बोले, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो बी सरफेस पे हो जाएगा हमारा क्या, म्यू नॉट कैपिटल आर बाय 2 डी सिग्मा बाय डी टी। ओके, तो ये क्या है, कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। अब इसके बाद आते हैं बेटा फॉर आउटसाइड डी आउट, यानी आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, आउटसाइड सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, ठीक है, यही तो फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू एरिया। अब एरिया के आउटर के लिए बात कर रहे हैं तो अब क्या हो जाएगा, सरफेस से बाहर की पाई आर स्क्वायर डी सिग्मा बाय डी टी। ठीक है, पाई से पाई कटा, तो बी क्या आया आपका, म्यू नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर डी सिग्मा बाय डी टी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, बी आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इनसाइड के लिए क्या आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस पे मैक्सिमम, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब मैं इसको रब करता हूं। अब इसको आपको एक्चुअली में फील्ड एनालाइज करना भी आना चाहिए। मान लो कि मैं इसमें एक रेफरेंस लाइन बना दूं, देख लो यहां तक अच्छे से, पहले चलिए बनाते हैं। यहां पे मैं रेफरेंस लाइन बना रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊंगा फॉर, इसको मैं मान रहा हूं रेफरेंस पॉइंट 0, ठीक। अब यहां से जैसे जैसे रेडियस कैपिटल आर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो, ये मैग्नीट्यूड ऐसा जा रहा है,
इंक्रीज हो रहा है ये मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट तक B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, B मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अब बनेगा रेक्टेंगुलर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपकी देख रहे हो क्या, यहाँ से अब डिक्रीज होना चालू हो गई, अब मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये था इसका वेरिएशन कि आपका सेंटर से जब आप जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक सरफेस तक, इसके सरफेस तक इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो सेम ऐसा केस कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि हमने ये पढ़ा हुआ सिलिंड्रिकल सॉलिड कंडक्टर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है ना, आ ही जा रहा है। तो अगर हम इसमें बी इन बात करें तो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी सरफेस मैक्सिमम होता है, और बी आउट वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या बिहेव कर गया, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव किया बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर फॉर्म हुआ बिकॉज ऑफ इस magnetic field that was induced due to change in electric flux। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हुआ तभी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट आया है। तो अगर बच्चों ने ये समझ के भी कर दिया होता तो, लेकिन उसके लिए भी क्लियर तो होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। आप इसको एक बार देख लीजिए। माय नेम इज संजय चौधरी, ठीक है। आई एम टीचिंग फिजिक्स फॉर, आई एम एक्चुअली टीचिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 2 years। आई एम टीचिंग नीट जेईई एस्पिरेंट्स। सो माय नेम इज संजय। फील हैप्पी टू कॉन्टेक्ट मी anytime। Thank you and all the best. Namaskar।